नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी के तीसरे अध्याय का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम है भ्रूण पोष का निर्माण और आवृतबीजी पादपों में भ्रूण का विकास। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था निषेचन के बारे में। इसके अंदर हमने बताया था कि आवृतबीजी पादपों में जो है द्विनिषेचन पाया जाता है, जिसके अंदर युग्मनज का निर्माण होने के साथ साथ एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका भी बनती है, जिससे भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाले ऊतक भ्रूण पोष का निर्माण होता है। आज हम पढ़ेंगे भ्रूण पोष होता क्या है, भ्रूण पोष का विकास कैसे होता है, भ्रूण पोष कितने प्रकार के होते हैं, और इसके पश्चात आवृतबीजी पादपों में भ्रूण विकास को समझेंगे। हम पढ़ रहे हैं भ्रूण पोष, जिसे अंग्रेजी में एंडोस्पर्म। हम पढ़ रहे हैं भ्रूण पोष। भ्रूण पोष का जो विकास है वो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन होने से निर्माण होता है, उसे हम भ्रूण पोष कहते हैं। भ्रूण पोष जो है वो पोषण की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना होती है, क्योंकि आवृतबीजी पादपों में भ्रूण विकास के लिए और भ्रूण को डेवलपमेंट करने के लिए जो है पोषण भ्रूण पोष में संचित भोजन ही उपलब्ध कराता है। अतः हम कह सकते हैं कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना को भ्रूण पोष कहते हैं। दोस्तों, क्या जिम्नोस्पर्म में भ्रूण पोष पाया जाता है? हम कहेंगे हाँ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में भ्रूण पोष पाया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। दो अंतर है मुख्य। जिम्नोस्पर्म जो है और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है वो भ्रूण पोष का निर्माण जो है वो निषेचन से पूर्व हो जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में निषेचन के पश्चात भ्रूण पोष का निर्माण होता है। दूसरा अंतर है, जिम्नोस्पर्म में जो है वो भ्रूण पोष द्विगुणित होता है, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर भ्रूण पोष प्राय त्रिगुणित होता है। दोस्तों, ऑर्किडेसी पोडोस्टेमेसी और ट्रेपेसी, इन कुलों के अलावा सभी आवृतबीजी पादपों के अंदर जो है वो भ्रूण पोष पाया जाता है। अर्थात इन तीनों कुलों के अंदर ऑर्किडेसी, पोडोस्टेमेसी और ट्रेपेसी कुल के पादपों के अंदर जो है भ्रूण पोष नहीं पाया जाता है। बाकी सभी आवृतबीजी पादप कुलों के सदस्यों में भ्रूण पोष पाया जाता है। बीज जो है वो भ्रूण पोष के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज इन्हें कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। दोस्तों, भ्रूणपोषी बीज वे बीज होते हैं जिनमें भ्रूण पोष जो है वो भ्रूण के विकास के पश्चात भी शेष रह जाता है और अधिक मात्रा में पाया जाता है। भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं, और भ्रूणपोषी बीज प्राय एक बीजपत्री पौधों के अंदर होते हैं, जैसे कि नारियल,
अरंडी, इनके अंदर जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर जो है भ्रूणपोष पाया जाता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने के साथ साथ बीज से बनने वाले नवोद्भिद के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरे आते हैं अभ्रूणपोषी बीज। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ये वे बीज होते हैं जिनके अंदर भ्रूणपोष बीज के निर्माण के समय तो होता है, लेकिन जिस समय बीज का पूरा निर्माण हो जाता है उस समय तक, भ्रूण के कंप्लीट निर्माण होने तक इस पूरे भ्रूणपोष का उपयोग जो है कर लिया जाता है, अर्थात भ्रूणपोष शेष नहीं बचता है। ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और ऐसे बीज जो हैं वो द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडनी पादपों के अंदर जो है होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के अंदर बीज के अंकुरण के समय पोषण प्रदान करने के लिए जो भोजन संचित है वो बीज पत्रों में होता है। बीज पत्रों में संचित भोजन जो है वो बीज के अंकुरण के लिए पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं भ्रूणपोष के प्रकार। विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, केंद्रकीय भ्रूणपोष। नंबर 2, कोशिकीय भ्रूणपोष। और नंबर 3, माध्यमिक भ्रूणपोष। दोस्तों, विकास के आधार पर हम कहेंगे सबसे पहले केंद्रकीय भ्रूणपोष। निषेचन के पश्चात बीजांड द्वार के समीप युग्मनज और यह है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो है त्रिगुणी संरचना। ये हमने प्रतीप बीजांड बनाया है जिसमें ये निभागी छोर है और ये बीजांड द्वार है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र के भ्रूणपोष। ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है जो कि त्रिगुणित है, इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अर्थात मुक्त केंद्र के विभाजन होता है, जिसके अंदर केंद्रक का विभाजन तो होता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। इसके कारण लगातार एक ही कोशिका में केंद्रकों की संख्या बढ़ती जाती है।
अर्थात एक ही कोशिका में अनेक केंद्रक बनने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे एक ही कोशिका में अनेक केंद्रक कोशिका द्रव्य में निलंबित अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष इन्हें हम कहेंगे निलंबित केंद्रक, और यह है केंद्रकीय भ्रूणपोष, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये जो है 56% पादप कुलों में पाया जाता है, और विशेषकर नारियल के अंदर जो द्रव होता है निलंबित केंद्र को युक्त, उस केंद्र के भ्रूणपोष को द्रव सिंसीशियम कहा जाता है। द्रव सिंसीशियम कहते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं दूसरा, कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, इसके अंदर कोशिका के केंद्र के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी साथ साथ होता है, जिसके कारण 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस तरह से कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये कोशिकीय भ्रूणपोष पच्चीस % पादप कुलों में पाया जाता है। 25% पादप कुलों में कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। 25% पादप कुलों में। इसके अलावा हम कहेंगे एरिकेसी, एनोनेसी कुल के पादपों के अंदर। इसके अलावा गैमोपेडली जो वर्ग है उसके सदस्यों में, जैसे हम कहेंगे बर्बेस्कम, बर्बेस्कम जो है वो गैमोपेडली वर्ग का सदस्य है। तीसरा हम बात कर रहे हैं हेलोपियल या माध्यमिक प्रकार के भ्रूणपोष के अंदर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका विभाजित होकर के 2 कोशिकाएं बनाती है, एक छोटी और एक बड़ी कोशिका। छोटी जो कोशिका होती है वो निभा की छोर की ओर जाकर के जो है केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण करती है, अर्थात छोटी कोशिका जो निभा की छोर की ओर जाती है
उसमें मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं, इसके द्वारा केंद्र के भ्रूणपोष का निर्माण होता है और बीजांड द्वार की ओर जो बड़ी कोशिका होती है उसमें केंद्र विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है, अर्थात वहां पर बीजांड द्वार की ओर जो है वो कोशी के प्रकार का भ्रूणपोष बनता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें न तो पूर्ण रूप से केंद्र के भ्रूणपोष होता है और न ही पूर्ण रूप से कोशिकीय, इसीलिए इसको इन दोनों का मध्य, इसीलिए इसे माध्यमिक भ्रूणपोष भी कहते हैं। और इसका जो अध्ययन है सर्वप्रथम एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के अंदर किया गया था। ये देखिए, इसके अंदर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बनाती है, एक छोटी और एक बड़ी कोशिका, जिसके द्वारा छोटी जो कोशिका है वो निभागी छोर की ओर जाती है और वहां पर इसके केंद्र में बार बार विभाजन होने से मुक्त केंद्रीय विभाजन होने से केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है तथा बीजांड द्वार की ओर जो है बड़ी कोशिका बार बार विभाजन करके कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण करती है। एक केंद्रकीय और ये कोशिकीय, दोनों प्रकार का भ्रूणपोष होने के कारण इसे माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं। और ये 19% पादप कुलों में पाया जाता है और इसका सर्वप्रथम अध्ययन जो है वो आवर्तबीजी पादपों के हेलोबियल गण के अंदर किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं आवर्तबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष है उसका कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है भ्रूणपोष के कार्य। पहला जो कार्य है वो है भ्रूण विकास के प्रारंभिक समय के अंदर जो है वो पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और भ्रूणपोष की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर जाति के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीनों का संचय पाया जाता है, अर्थात अलग अलग जाति के अंदर जो है वो भ्रूणपोष की कोशिकाओं में पोषक पदार्थों की मात्रा अलग अलग होती है। तीसरा है जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष उसके अंदर शुष्कांग जो है पाया जाता है, जो कभी कभी भ्रूणपोष और भ्रूणपोष के बाहर के ऊतकों से भी पोषक पदार्थों को प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा जो भ्रूणपोष है वो बीज अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद को स्थापित होने के लिए जो पोषक पदार्थ चाहिए उनको भी उपलब्ध कराता है। जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं उनके अंदर जो है वो नवोद्भिद को स्थापित होने में जो है वो भ्रूणपोष उपस्थित संचित भोजन पदार्थ काम में आता है।
नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण विकास। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अब आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण का विकास या भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है। हमने पढ़ा है कि प्रथम नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका के केंद्रक से संलयन करके जो है निषेचन के द्वारा युग्मनज का निर्माण करता है और युग्मनज में बार बार विषमसूत्र विभाजन होने से ही भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन युग्मनज से भ्रूण का निर्माण जो है वो भ्रूण पोष के निर्माण के पश्चात होता है। इसीलिए हमने भ्रूण पोष का निर्माण और उसके प्रकार पहले समझे थे। अब हम बात कर रहे हैं आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण का। दोस्तों, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन जो है वो सर्वप्रथम हेनस्टीन ने किया था। क्रूसिफेरी कुल के पादप हेनस्टीन जो है उन्होंने 1840 में क्रूसिफेरी कुल के पादप के अंदर जो है वो आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण डेवलपमेंट का जो है अध्ययन किया था। उस पादप का नाम था कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, यानी क्रूसिफेरी कुल के पादप कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस के अंदर जो है वो हेनस्टीन ने 1840 में जो है भ्रूण डेवलपमेंट का जो है अध्ययन सर्वप्रथम। दोस्तों, हम जानते हैं कि युग्मनज जो है वो बीजांड द्वार के समीप होता है। तो सर्वप्रथम युग्मनज के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक निबाकी और एपिकल सेल और एक आधारी कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर बनती है। इसके पश्चात ये जो ऐसी कोशिका है शीर्ष कोशिका, इसमें अपनतिक विभाजन होता है। अपनतिक विभाजन को अनुदैर्ध्य विभाजन भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा जो है दो कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा आधारी कोशिका में परिणतिक विभाजन यानी अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो है भ्रूण या प्राक भ्रूण जो है वो टी आकार का बन जाता है। इस टी आकार के भ्रूण की जो शीर्ष कोशिकाएं होती है इन दोनों शीर्ष कोशिकाओं के अंदर जो है वो अनुदैर्ध्य विभाजन होने से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुष्टांशक कहते हैं। इसके पश्चात चतुष्टांशक में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अपनतिक विभाजन होता है, जिसके द्वारा 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसे हम स्टांशक ऑक्टेंट कहते हैं। ऑक्टेंट की जो 8 कोशिकाएं होती है उन 8 कोशिकाओं में परिणतिक विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की 8 कोशिकाओं की 2 परतें बनती है, जिसमें बाहरी परत जो होती है उसे डर्मेटोजन और आंतरिक जो परत होती है उसे आंतरिक कोशिकीय परत कहते हैं, जिसमें 8 कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार से गोलाकार भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जो डर्मेटोजन की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर अपनतिक विभाजन के द्वारा भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होता है तथा जो इनर सेल्स होती है उनके अंदर विभाजन होने से बीज पत्राधार और बीज पत्र का वर्ण उत्तक और प्राक एधा का निर्माण होता है। और बेसल जो सेल होती है, बेसल सेल आधारी कोशिका, इसमें बार बार अपनतिक विभाजन होने से एक जो है वो 7 से 10 कोशिकीय निलंबक का निर्माण होता है, जिसका शीर्ष कोशिका फूल करके चुस्कांग का निर्माण कर लेती है, जो भ्रूण पोष में धस करके पोषक पदार्थों को खींचने में मदद करता है, चुस्कांग कोशिका। इसके पश्चात जो गोलाकार भ्रूण है वो अंदर की ओर दब करके एक हृदयाकार भ्रूण में बदल जाता है।
जिसमें 2 पालियां बन जाती है और इन पालियों से बाद में बीज पत्रों निलंबक के जो भ्रूणीय अक्ष की ओर जो भाग होता है उसे हम अध्यस्फीते का कहते हैं, जिस और मूलांकुर का निर्माण होता है। इसके पश्चात गोलाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण और हृदयाकार भ्रूण से जो है वो परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण होता है। परिपक्व द्विबीजपत्री जो भ्रूण है, इसमें ये जो दोनों पालियां हैं हृदयाकार भ्रूण की, वो बीज पत्रों का निर्माण कर लेती है और इसके अंदर प्रांकुर जो है वो ऊपर की ओर पाया जाता है और इसमें बीज पत्रों की जो स्थिति है वो पार्श्वीय होती है। लेकिन एक बीजपत्री पादपों के अंदर भ्रूण की जो स्थिति है वो पार्श्वीय होती है। ये विशेष बात है कि द्विबीजपत्री पौधों के अंदर जो है भ्रूण जो है वो मध्य में होता है, ऊपर होता है, भ्रूण का जो प्रांकुर है वो ऊपर की ओर होता है तथा बीज पत्र जो है वो पार्श्व होते हैं। लेकिन एक बीजपत्री जो भ्रूण होता है वो पार्श्व में पाया जाता है। इसके पश्चात इसके अंदर जो है वो एक भ्रूणीय अक्ष होती है, मूलांकुर जो है वो बीज पत्राधार की ओर पाया जाता है और प्रांकुर की ओर वाले भाग जो है उसे बीज पत्रोपरिक कहते हैं। इस प्रकार से ये जो बीजांड है वो भ्रूण पोष के निर्माण और भ्रूण के निर्माण के पश्चात परिपक्व बीजांड के अंदर बदल जाता है और इसी परिपक्व बीजांड को हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। अर्थात हम बीज क्या कहेंगे, मेच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। यानी जब बीजांड के अंदर निषेचन के पश्चात भ्रूण पोष का निर्माण और भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो बीज जो है का निर्माण हो जाता है। अर्थात परिपक्व बीजांड ही बीज कहलाता है। इस प्रकार से द्विबीजपत्री पौधों के अंदर जो है वो भ्रूण का परिवर्धन होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब करें। इसके अंदर हमने सबसे सरल तरीके से जो है वो अवर्धबीजी पादपों में भ्रूण परिवर्तन को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बीज का निर्माण और फल का निर्माण किस प्रकार से होता है और कुछ शॉर्ट जो है निषेचन के पश्चात जो है पुष्प के किन किन भागों में परिवर्तन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।